60 वर्षीय अरुंधति अग्रवाल पुलिस महकमे से 3 साल पहले रिटायर्ड इंस्पेक्टर ब्रजेंद्र अग्रवाल के साथ नैनीताल में रहती हैं। उन्हें नैनीताल शिफ्ट हुए 4 साल हो चुके हैं। उनकी एक बेटी थी, फाल्गुनी। जब फाल्गुनी 5वीं क्लास में पहुंची तो ब्रजेंद्र के आए दिन होने वाले तबादलों के कारण उसकी पढ़ाई में कोई भी विघ्न नहीं आए, इसीलिए उसे नैनीताल के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया। फाल्गुनी की कथक नृत्य सीखने की दिली इच्छा को ध्यान में रखते हुए उसे अरुंधति ने उसका एडमिशन एक कथक स्कूल में करा दिया। स्कूल कार्यक्रम में अक्सर फाल्गुनी फ्यूजन कथक की अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां देने लगी थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, मगर इंटर की परीक्षा देने के बाद घर वापस आते समय एक ट्रेन हादसे में उन्होंने अपनी बेटी खो दी थी। बेटी के जाने के बाद उन पति पत्नी की तो दुनिया ही उजड़ गई। रिटायरमेंट के बाद वो अपनी बेटी के स्कूल के शहर नैनीताल में आकर रहने लगे थे, जहाँ की नैनी झील में मानो उन्हें अपनी बेटी का अक्स दिखता था। दोनों पति पत्नी ज़्यादातर वक्त उसी झील के आसपास या फिर संकटा देवी के मंदिर में बैठकर गुजारते। उन्हें वहाँ बहुत शांति मिलती। ऐसे ही एक रोज़ जब वो मंदिर में बैठे थे, तभी एक छोटी सी लगभग 5 साल की बहुत ही प्यारी बच्ची आई और उनके हाथ में एक खत पकड़ा दिया। खत के ऊपर प्रेषक के तौर पर बंसी इलाहाबाद लिखा था। बंसी इलाहाबाद, ये कौन है? पति पत्नी दोनों ने एक दूसरे से पूछा, लेकिन दोनों इस नाम से अनभिज्ञ थे। उन्होंने छोटी बच्ची से पूछा, ये किसके लिए है बेटा? तो मीठी सी आवाज़ में उस बच्ची ने कहा, आपके लिए। और इतना कहकर वो बच्ची मंदिर के बाहर दौड़ती हुई चली गई। दोनों पति पत्नी आश्चर्य में पड़ गए कि इस अनजान शहर में अनजान पते से उन्हें खत कौन लिखेगा। शाम ढलने वाली थी, सर्द हवाएं तेज हो गई थी। दोनों अपने घर लौट आए। घर पहुंचते ही अरुंधति ने 2 कप चाय बनाई और पति के पास आकर बैठ गई। अभी भी मन उधेड़-बुन में था कि ये खत किसका है। चाय पीने के बाद अरुंधति ने खत को खोलकर पढ़ना शुरू किया। पत्र का प्रारंभ इस तरह था, सप्रेम नमस्कार अम्मा। अम्मा अम्मा, ये संबोधन तो फाल्गुनी का है। अरुंधति के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने फिर खत पढ़ना शुरू किया। आप शायद मुझे भूल गई होंगी, क्योंकि बहुत कम दिन का साथ रहा हमारा, लेकिन अम्मा, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी कृपा से ही हूँ। अरुंधति आश्चर्य में पड़ गई कि मैं एक साधारण गृहिणी, मैं भला किसी की सफलता का कारण कैसे बन सकती हूँ। उन्होंने आगे पढ़ा, याद है जब पुलिस जी की पोस्टिंग इलाहाबाद में हुई थी तब। पुलिस जी, कुछ जाना पहचाना सा लगा ये संबोधन। अरुंधति गहरे सोच में पड़ गई। कोई तो पुकारता था ब्रजेंद्र को पुलिस जी कहकर, मगर कौन? अरुंधति को कुछ याद ना आया। पत्र में आगे लिखा था, आपके क्वार्टर में गंगूबाई खाना बनाने आती थीं। उनके साथ मैं, यानी कि उनकी छोटी बेटी बंसी भी आती थी। तब मैं 9 साल की थी, फाल्गुनी दीदी से 5 साल छोटी। इतना पढ़कर अरुंधति ने आंखें बंद कर दिमाग पर जोर डाला तो उन्हें कुछ धुंधली धुंधली सी याद आई। हाँ, सांवली सी गंगूबाई और उसकी बहुत सुंदर उजली कोरी सी बिटिया जो अपने बाबूजी की शक्ल सूरत पर थी, बंसी। अरुंधति के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसी ने भेजा है मुझे ये खत। क्या हुआ? किसका भेजा खत है जिसे पढ़कर आज तुम मुस्कुरा रही हो? पहले की तरह। पत्नी को मुस्कुराती देख ब्रजेंद्र भी प्रसन्न हो गए। बताती हूँ, कहकर अरुंधति फिर खत पढ़ने लगी, जिसकी अंतिम पंक्तियों में लिखा था, कल दोपहर 1 बजे मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। आपकी बंसी, वैष्णवी। खत पढ़कर अरुंधति ने सुख की एक गहरी सांस ली और ब्रजेंद्र को बंसी की याद दिलाई, जो उन्हें पुलिस जी कहकर पुकारती थी और उनके सामने आने से डरती थी। पर ब्रजेंद्र को ज़्यादा याद न थी उनकी। अगले दिन तय समय पर बंसी उनके घर में उपस्थित थी, अपने सुदर्शन व्यक्तित्व वाले पति और वही मंदिर वाली छोटी बच्ची के साथ में, जिसने उन्हें खत लाकर दिया था। बंसी बिल्कुल बदल चुकी थी। अरुंधति उसे पहचान नहीं पाई, मगर बातों से बहुत कुछ याद आ गया था। बंसी ने उन्हें याद दिलाया कि एक बार छुट्टियों में जब फाल्गुनी दीदी इलाहाबाद आई थीं
तो वो आप दोनों को कथक करके दिखा रही थीं। वहीं कमरे के बाहर छुपकर झांकते हुए उनका नृत्य देखता पाकर आपने मुझे अंदर बुला लिया था। मैं बहुत डर गई थी कि शायद आप मुझे बहुत डांटेंगी कि मैं चोरी से फाल्गुनी दीदी का नृत्य क्यों देख रही हूँ, मगर आपने मुझे डांटा नहीं, बल्कि बहुत प्यार से पूछा था, तुम भी कथक सीखोगी? मैं बहुत खुश हो गई थी और हाँ कह दिया था। फिर तभी से फाल्गुनी दीदी की तरह मैं भी आपको अम्मा बुलाने लगी। बंसी ये सब बता रही थी और अरुंधति अतीत में गोते लगा रही थी। हाँ हाँ, याद आया, उन्होंने किंचित हंसते हुए पति की तरफ देखते हुए कहा। फिर मैंने इनके पद का लाभ उठाते हुए तुम्हें सरकारी कथक स्कूल में एडमिशन दिलवाया था और तुम्हारी पूरी फीस माफ़ करवा दी थी कि जब तक तुम कथक सीखोगी तुमसे कोई फीस न ली जाएगी। फिर तुमने पूरा कोर्स किया था कथक का? अरुंधति ने बंसी से पूछा। जी, मैंने उस स्कूल से अलंकार किया। फिर कथक में मेरी लगन देखकर वहाँ की प्रधानाचार्य ने मुझे कथक में पीएचडी भी करा दी। अब मैं उसी स्कूल में कथक की शिक्षिका हूँ, बंसी ने बताया। वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश। बंसी की सराहना करते हुए अरुंधति की आंखें भर आईं। दिल में एक कसक उठी, काश मेरी फाल्गुनी भी। आगे वो कुछ न सोच सकी। खुद को नियंत्रित करते हुए बंसी से उसके पति के बारे में पूछा तो बंसी ने थोड़ा लजाते हुए बताया, ये हैं आदर्श, मेरे पति और कथक स्कूल की प्रधानाचार्य के बेटे। हमारा प्रेम विवाह हुआ है। आदर्श ने अरुंधति के पांव छुए। अरुंधति ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बंसी, तुम्हारा परिवार देखकर। बंसी को जब फाल्गुनी के बारे में पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। बंसी अब वापस चलने को तैयार थी। उसने अरुंधति और बृजेंद्र को इलाहाबाद आने का निमंत्रण देते हुए कहा कि अब मैं अपना प्राइवेट कथक केंद्र खोल रही हूँ। सब तैयारी हो चुकी है। उसका उद्घाटन आप दोनों के हाथों से ही होगा। हम दोनों? अरुंधति ने बृजेंद्र की ओर देखते हुए हर्ष मिश्रित स्वर में कहा। बहुत सालों बाद वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने की बात सुनकर खुश हुए थे, वरना फाल्गुनी के जाने के बाद उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। हाँ, आप दोनों। और जानती हैं मेरे कथक स्कूल का नाम क्या है? बंसी ने पूछा। क्या है? अरुंधति ने धीरे से कांपते स्वर में पूछा। फाल्गुनी कथक केंद्र। बंसी ने अरुंधति के दोनों कंधे पकड़कर बहुत प्यार से उनकी आंखों में देखते हुए बताया, समझ लीजिए आपकी बेटी का ही स्कूल है। अरुंधति और ज़्यादा खुद को न संभाल सकी और फफक कर बंसी को जोर से खुद से चिपका लिया। बृजेंद्र भी आंखों से बहती हुई अपनी खुशी रुमाल में समेटने लगे। कई साल बीत चुके हैं। एक दिन महिला संस्था की औरतों को एक कथक स्कूल के उद्घाटन में आमंत्रित किया गया, जहां सुप्रसिद्ध कथक नृत्यांगना माधुरी देवी के नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तावित है। माधुरी देवी के कथक नृत्य की कुशलता और चपलता ने दर्शकों को सम्मोहित कर लिया। माधुरी देवी का नृत्य देखते हुए कुर्सी पर बैठी नारी संस्था की एक महिला के पैरों में भी थिरकन होने लगी और अचानक ही वो महिला उठी और सरसराती हुई मंच पर पहुंच गई, जहां माधुरी देवी नृत्य कर रही थीं। उस महिला को इस तरह मंच पर आया देखकर कार्यक्रम के आयोजक और नारी संस्था की महिलाओं सहित माधुरी देवी भी चौंक पड़ी। कोई कुछ कह पाता, कुछ समझ पाता, उसके पहले ही मंच पर चढ़ी महिला ने भूमि प्रणाम कर चक्करदार तोड़ा करना प्रारंभ कर दिया। विद्युत गति से तोड़ा कर रही वो महिला साक्षात नटराज का अवतार लग रही थी। अपनी ही धुन में मगन वो महिला नृत्य करती ही जा रही थी। उसकी नृत्य कला प्रवीणता देख दर्शक अपनी कुर्सियों से उठकर तालियां बजाने लगे और स्वयं माधुरी देवी भी मंच के एक ओर खड़ी होकर उस महिला के नृत्य को भाव विभोर होकर देखने लगी। नृत्य समाप्त होते ही वो महिला मंच पर गिर गई। माधुरी देवी ने लपक कर उस महिला को संभाल कर खड़ा किया। वो महिला पसीने से लथपथ होकर हाँफ रही थी। माधुरी देवी ने पानी मांगकर उसे पिलाया। फिर माधुरी देवी ने महिला से उसका नाम पूछा। उस महिला ने अपना नाम बताया, फाल्गुनी। फाल्गुनी? ये नाम सुनते ही दर्शकों में बैठे एक बुजुर्ग दंपत्ति चौंक पड़े। उन्होंने उस फाल्गुनी नाम की महिला को ध्यान से देखा तो फफक कर रो पड़े। उस दंपत्ति को रोता देख फाल्गुनी उनके पास आई तो वो भी
अम्मा बाबूजी कहकर रोते हुए उनके गले लग गई। जी हाँ, ये वही फाल्गुनी थी और ये बुजुर्ग दंपति अरुंधति और ब्रजेंद्र हैं। और ये कथक स्कूल बंसी का है, जिसमें माधुरी देवी के नृत्य का कार्यक्रम हो रहा था। महिला संस्था की प्रमुख ने बताया कि उस ट्रेन हादसे में फाल्गुनी मरी नहीं थी, बस बहुत बुरी तरह घायल हो गई थी। उसके सर में बहुत चोट आ गई थी। हादसे में घायल अन्य लोगों के साथ फाल्गुनी को भी अस्पताल पहुंचा दिया गया। 2 दिन बाद जब फाल्गुनी को होश आया तो वो अपनी याददाश्त खो चुकी थी और सदमे में आ गई थी। फाल्गुनी के पास कुछ सामान भी नहीं था जिससे उसकी पहचान कराई जा सकती। कुछ अन्य घायल महिलाओं सहित इलाज के बाद फाल्गुनी को भी एक महिला संस्था में भिजवा दिया गया। वहाँ फाल्गुनी बहुत गुमसुम रहती, किसी से कोई बात नहीं करती, बहुत कम बोलती, जो काम दे दिया जाता चुपचाप कर देती। और आज अचानक ही कथक नृत्य देखकर उसकी पुरानी यादें फिर से वापस आ गईं। फाल्गुनी की कहानी सुन वहाँ उपस्थित लोगों की आंखें नम हो गईं। बरसों बाद एक माँ बाप अपनी बेटी से मिले जिसे वो मृत मान चुके थे, जिसे वो बरसों पहले खो चुके थे। सच ही कहते हैं कि किसी के साथ की गई छोटी सी अच्छाई कब एक बड़ी खुशी बनकर सामने आ जाए, हम नहीं जानते। इसीलिए अच्छाई करने का एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहिए, है ना?